Hello friends, this is Pankaj Sharma here and welcome to एग्ज़ाम हुआ चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पे अब हम लोग एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जो साइंस में आपके लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं या अभी भी एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस आए हैं, हम लोगों को उनको मिला के एक सीरीज़ बनाई है। तो वो सीरीज़ हम लोग अब लगातार आपके सामने लेकर आएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए, आज हम लोग पहली सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी पार्ट फर्स्ट जनरल साइंस का। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है आगरा में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जो आपके बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो पूरे भारत देश में कहाँ कहाँ स्थित है, कितने हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि मैंने यहाँ आप लोगों के लिए एक टेबल बना रखी है जिसमें कि मैं इसमें बताया हुआ है कि जो आपके बायोटेक्नोलॉजी पार्क हैं वो भारत के अंदर 9 है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है हैदराबाद में, ठीक है, एक आपके तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में दूसरा है, ठीक है, एक और है आपका असम में, केरला में, कर्नाटका में, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, रायपुर में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इस तरीके से आपके टोटल 9 यहाँ पे, पूरे 9 आपके यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे लखनऊ जो दे रखा है फर्स्ट, और यही आपके ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन में। तो आपका पहला एक आंसर है बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन कहाँ पे है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में आपके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समुद्री जंतु एंड कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो जो समुद्री जीव हैं जो अपने शरीर से ही क्या करने लग जाते हैं, प्रकाश का उत्पन्न करने लग जाते हैं, यानी कि वो चमकने लग जाते हैं, तो उस परिघटना को क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन बी दिया हुआ है बायोल्यूमिनेंस। तो बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, बायो मतलब प्राकृतिक यानी कि लिविंग। अगर हम बायो की बात करते हैं, हम लोग बायो की बात करते हैं, तो बायो का मतलब होता है किसी भी लिविंग की बात की जा रही है ना, किसी भी सजीव की बात की जा रही है। और दूसरा जो बन रहा है ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेट होना, मतलब ल्यूमिनेंस मतलब चमकना। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे बायोल्यूमिनेंस, इसका आंसर है ना। ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अंधेरे में चमकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्शन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वाधिक प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था? तो इसका आंसर है एच.जे. मूलर। एच.जे. मूलर के द्वारा रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वाधिक प्रदर्शन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा आप नहीं है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वाइपर, बी क्रेट, सी रैटल स्नेक एंड फोर्थ ग्लास स्नेक। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे जो कि सांप की प्रजाति के अंदर नहीं आता? वाइपर आपके सांप की प्रजाति के अंदर आते हैं, क्रेट भी आपके सांप की प्रजाति के अंदर है, रैटल स्नेक भी आपकी सांप की प्रजाति के अंदर आते हैं, लेकिन जो ग्लास स्नेक है ये आपकी सांप की प्रजाति के अंदर नहीं आते हैं। ये एक्चुअल में एक आपके एक छिपकली वाला पार्ट है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम है ये आपके ग्लास स्नेक का है। तो ये छिपकली की प्रजाति के अंदर आता है, ये सांप की प्रजाति के अंदर नहीं आ जाता है ग्लास स्नेक। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय जलीय सांपों के लिए सही है? केवल समुद्री सांप जहरीले होते हैं। ऑप्शन बी, केवल समुद्री सांप जहरीले नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, सभी समुद्री सांप जहरीले होते हैं, सभी जलीय सांप जहरीले होते हैं। तो देखिए, जो समुद्री सांप होते हैं वो क्या होते हैं? सभी समुद्री सांप जहरीले होते हैं, ठीक है।
चलिए ऑप्शन आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक रूप में पाए जाने वाले किसी एंजाइम को क्या कहते हैं? और जो आइसो एंजाइम है वो, उसे आप क्या कहते हैं? एक से ज़्यादा, आइसो का मतलब एक से ज़्यादा है ना, तो आइसो एंजाइम क्या कहलाते हैं? आपके एक से ज़्यादा रूप में पाए जाते हैं। आइसो एंजाइम आपके एक से ज़्यादा रूप में पाए जाते हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? आइसो एंजाइम। जौक में लार की उपस्थिति रक्त स्कंदन है, स्कंदक है। तो देखिए जौक बेसिकली एक प्रकार का चूसक है। अगर ये किसी भी व्यक्ति के चिपक जाता है तो उसमें से खून को चूसने लग जाता है, और अगर ये पोषण के लिए खून को चूस रहा है तो इसके शरीर में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए, जो कि नहीं बनता है। तो अगर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है तो ऐसा क्या कारण है? तो रक्त का थक्का ना जमे इसलिए इसके शरीर में हीरोडिन पाया जाता है। रक्त का थक्का ना जमे यानी कि रक्त स्कंदन ना हो, इसके लिए इसके शरीर में क्या बनता है? हीरोडिन। और आंसर क्या है? बी, हीरोडिन। वहीं अगर हम हिपेरिन की बात करते हैं तो हिपेरिन आपके मानव के अंदर पाया जाता है, मनुष्य के अंदर पाया जाता है, मानव के लीवर में हिपेरिन पाया जाता है। और काम क्या करता है? काम आपका सेम रक्त के स्कंदन को नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्तनधारी जल पीते हैं और इसे प्राप्त भी करते हैं ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने से, लार के दावण से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन में बदलने से, या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सजीवों की, तो सजीव क्या करते हैं? सजीवों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, वो ऊर्जा कैसे प्राप्त करती हैं? वो सजीवों का ऑक्सीकरण वो क्या करती हैं? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है, और कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण को करने के बाद उनसे क्या बनाती? ऊर्जा बनाती है। तो देखिए जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो कार्बनिक पदार्थ ही क्या है? ग्लूकोज। और उन कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और यहीं से आपको पता लगता है कि इनसे क्या मिल रही है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दांत का कौन सा भाग एनिमल से ढका हुआ रहता है? देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनिमल की बात करते हैं। एनिमल दांत वाला भाग होता है, और ये दांत का सबसे कठोर यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये शरीर का सबसे आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और इसमें जो जल की मात्रा है वो भी सबसे कम होती है। आपके शरीर में सबसे कम जल की मात्रा एनिमल में ही होती है। ठीक है, लगभग, है ना। तो ये कहाँ पे स्थित होता है? पूछा क्वेश्चन गया है कि दांत में ये कहाँ पे स्थित होता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं, और डायग्राम को अगर हम लोग समझते हैं और यहाँ से देखेंगे कि जो एनिमल है आपके दांत का ऊपरी भाग होता है। तो ये जो जहाँ पे मैं अपना पेन चला रहा हूँ इस पार्ट पे, तो इस पार्ट पे आपको पता लगेगा कि ये भाग ऊपरी भाग है दांत का, और इस पे क्या पाया जाता है? इस वाले पार्ट पे एनिमल पाया जाता है। ऊपरी या बाहरी भाग पे, दांत के ऊपरी या बाहरी भाग पे एनिमल पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? दंत शिखर, है ना। दंत शिखर क्या कहलाएगा? एनिमल वाला पार्ट कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य है, ये विटामिन का संश्लेषण बनाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा से अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते, यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन को सक्रिय करते हैं। तो देखिए जो इसका आंसर है ये है कोशिकाओं को बचाने का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? कोशिकाओं का बचाते हैं। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से, किससे? मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लैनोलीन मोम कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो
लीन मोम है वो जानवरों की त्वचा की ग्रंथियों से त्वचीय ग्रंथि से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है ना? तो जुगनू संदीप्ति यानी कि रासायनिक संदीप्ति प्रक्रिया से क्या देता है? शीत प्रकाश देता है। देखो संदीप्त का मतलब होता है कि ऊष्मा के द्वारा क्या देना है ना? दीप्ति प्रदान करना है ना? दीप्ति प्रदान करना, प्रकाश देना, प्रकाश उत्सर्जित करना ही क्या कहलाता है? और वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दीप्ति उत्पन्न करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फॉसिल पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, हिस्टोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, पैलियोबॉटनी। देखिए हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जियोलॉजी किसे कहा जाता है ना? जियोलॉजी जहाँ पे भी आपके जो यानी कि जो भूगर्भ की बात है ना, भूमि की बात है, भूमि के अध्ययन को जियोलॉजी कहा जाता है, जो बेसिकली आपके जियोग्राफी बनता है। बॉटनी आपके वनस्पति यानी कि आपके प्लांट का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट ब्रांच का स्टडी बॉटनी। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 4, पैलियोबॉटनी। जो पैलियोबॉटनी है वही क्या कहलाती है? आपकी फॉसिल पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो आपके फॉसिल पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोबॉटनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो देखिए इसमें जो जिंक कंगो है वो एक प्रकार का कैसा है? जीवित जीवाश्म है। वो कैसा है? जीवित जीवाश्म है। दिखने में बिल्कुल पत्ती जैसी संरचना होती है। देखेंगे अगर आप गूगल पे सर्च करके जिंकांगो देखेंगे तो वो एक ऐसे दिखेगा जैसे कोई पत्ती टाइप से हो, पत्ती वाली संरचना हो। ठीक है आगे बढ़ते। जीवाश्मिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए जीवाश्मिकी का जो संबंध है वो जीवाश्म है, और जीवाश्म के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? जीवाश्मिकी। चलिए आगे। ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दिवस के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके साइंस में ईवीएस के ऊपर बहुत ओजोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओजोन जो दिवस है वो कब बनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? ओजोन दिवस बनाया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। ठीक है, विश्व में चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ? तो विश्व में चेचक का जो उन्मूलन है वो 1980 में घोषित हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये चेचक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चेचक को एक तो बड़ी माता भी कहा जाता है। चेचक को क्या कहा जाता है? बड़ी माता भी कहा जाता है ना। इसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है ना। देखिए ये स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता होता क्या है? देखो ऐसे ही एक छोटी माता होती है। बड़ी माता में क्या पड़ते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। मुंह पे क्या पड़ते हैं? चकत्ते पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, या आप इसे बोल सकते हैं दाने पड़ जाते हैं। और जो दाने पड़ते हैं वो कैसे होते हैं? एक प्रकार के स्थायी यानी परमानेंट दाने होते हैं। जैसा कि ओमपुरी के फेस पे बना हुआ है। तो ओमपुरी के जो फेस पे मुंह पे दाने दाने बने हुए हैं वो किसके कारण बने हुए हैं? वो चेचक के कारण ही बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से चारों में से ऐसा ऑप्शन निकालना है जो इन चारों में जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट किण्वन यानी फर्मेंटेशन। तो देखिए ईस्ट का मतलब होता है खमन। तो जो खमन होता है वो बिना फर्मेंटेशन के होता ही नहीं है, तो ये सुमेलित होता है। दूसरा देखते हैं कैसीन
जो एक प्रकार का प्रोटीन है और वो किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। दूध के प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है, कैसीन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड देख लीजिए, एलोवेरा अनावृत बीजी है। तो जो आपका सी है ऑप्शन एलोवेरा, वो क्या है, एक प्रकार का अनावृत बीजी है, तो ये भी सुमेलित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बचा है ना, घटपर्णी, वो एक प्रकार का परजीवी आवर्त बीजी नहीं है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। चलिए नेक्स्ट, और ये है देखिए, ये आपका डायग्राम है, ये आपका घटपर्णी का डायग्राम है, क्योंकि ये एक प्रकार का राक्षसी प्रजाति का, इसे राक्षस प्रजाति का भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जीवों को इस अपने अंदर ढक्कन में बंद कर लेता है और इसी से उनका पोषण ग्रहण करता है, जीवों को खा के। निम्न में से मीथेन गैस उत्सर्जित करता है। तो देखिए, जो मीथेन गैस है वो एक प्रकार की आपकी बायो यानी कि प्राकृतिक गैस है, एक प्रकार की ईंधन गैस है। ये कैसी है, आपकी प्रकार की ईंधन गैस। ठीक है, तो ईंधन जो गैस है ये उत्सर्जित करता है, तो गो पशु से, दीमक से, धान की खेती से, या ऑप्शन सभी। देखिए, अगर मैं बात करूँ बायोगैस, तो जो गो पशु है उनके गोबर से क्या बनता है, ये बिल्कुल बनता है ना। धान के खेतों में भी क्या बनता है, ये मीथेन गैस बनती है, और दीमक से भी बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। तो इन तीनों से ही मीथेन गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग और चट्टानों का भार। देखिए, जो आपका जो ये शब्द है रेडियोधर्मी डेंटिंग, ये दो प्रकार के डेंटिंग होते हैं। देखिए, एक तो होता है आपका कार्बन डेंटिंग और एक होता है आपका रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी डेंटिंग। तो देखिए, जो आपका रेडियोधर्मी है और जो कार्बन है, कार्बन डेंटिंग जो होता है वो आपके जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेंटिंग का उपयोग किया जाता है, जबकि रेडियोधर्मी आपके डेंटिंग का उपयोग जो भी आपकी निर्जीव चीज़ है, जो भी आपकी नॉन लिविंग चीज़ है, उन नॉन लिविंग चीज़ का पता लगा, उनकी उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चट्टानों की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियोधर्मी डेंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। प्लाज्मा में जल का 90% हिस्सा होता है, 90% जल होता है प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा आपके कोशिकाओं वाले भाग में होता है ना। कोशिकाओं के बेसिकली जो अगर हम ब्लड में होता है, ब्लड के प्लाज्मा की बात की जा रही है, तो आपका जो रक्त होता है, रक्त में दो भाग होते हैं। एक तो आपका लिविंग पार्ट होता है, जीवित भाग होता है, और दूसरा होता है मृत भाग यानी कि द्रवित भाग। ये द्रवित भाग भी हम बोलते हैं इसे। तो मृत भाग में तो आपकी जैसे आरबीसी, आपकी डब्ल्यूबीसी और एक आपकी प्लेटलेट्स ये होती है। तो ये आपके लगभग 45% पार्ट होता है आपकी टोटल ब्लड का। जो मृत भाग होता है वो बचा हुआ 55% होता है। इसमें 90% जल होता है, और बचा हुआ जो 10% होता है वो प्रोटीन वाला भाग होता है। तो इस तरीके से 90% भाग किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, और 10% जो बचा हुआ भाग है प्लाज्मा में वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। और प्लाज्मा ही आपका रक्त का द्रवित भाग है, रक्त का मृत भाग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के कोशिकीय प्रक्रिया में कौन ऑक्सीजन को प्रत्यक्ष उपयोगी मानता है। ठीक है, तो देखिए, ऊर्जा उत्पादन में कोशिकीय प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोगी ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है जो कि कोशिकाओं में पाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है जो कि कोशिकाओं में होती है, और इस प्रक्रिया में जो कोशिका होती है वो क्या करती है कि जो भी आपके कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि आप ऐसे ले सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो आपके जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है, उन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है, और ऑक्सीकरण करने से
ऊर्जा बनती है ना, और ऊर्जा जो बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है ना। तो यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन की कोशिकीय प्रक्रिया में कौन सा ऑक्सीजन को प्रत्यक्ष उपयोगी बनाता है, वो आपका ग्लाइकोलाइसिस। और इससे क्या प्राप्त हो रही है, आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और यहाँ पे ये एक प्रकार की श्वसन क्रिया है ना, ये एक प्रकार की श्वसन क्रिया है जिसमें कोशिकाओं की एक तरह की प्रारंभिक श्वसन क्रिया भी बोल सकते हैं। और इसमें ग्लूकोज यानी कार्बनिक पदार्थों का क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे कि कोशिकाएं ऊर्जा बनाती है, और इसी प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24। हीमोसाइनिन एक ऑक्सीजन अभिगमन धात्विक प्रोटीन है जो कुछ अकशेरुकी जंतुओं में विद्यमान होती है। इस प्रोटीन में क्या होता है, ए एक ताम्र परमाणु, बी 2 ताम्र परमाणु, सी एक लोह आयरन परमाणु, डी एक मैग्नीशियम परमाणु। तो देखो पहले सबसे पहले हीमोसाइनिन देखेंगे कि हीमोसाइनिन क्या था। हीमोसाइनिन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो कि किन में पाई जाती है, जो कि अकशेरुकी यानी कौन नॉन कॉर्डेटा जीवों में पाई जाती है। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो कि धात्विक प्रोटीन होते हैं, धात्विक प्रोटीनों के द्वारा ऑक्सीजनों का स्थानांतरण या प्रवाह किया जाता है, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। किसकी मदद से, धात्विक प्रोटीनों की मदद से। तो पूछा गया है कि उन जो धात्विक प्रोटीन है वो क्या है, वो एक्चुअल में कॉपर है। वो क्या है, कॉपर है। कॉपर के एटम है और वो कितने होते हैं, 2। तो कॉपर के 2 एटम, 2 ताम्र परमाणु इसका आंसर है, और आंसर बी। तो हीमोसाइनिन एक प्रक्रिया है जो कि अकशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन का अभिगमन यानी कि स्थानांतरण किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है ऑक्सीजन को। और जिनको पहुंचाने का काम, स्थानांतरण का काम एक धात्विक प्रोटीन का होता है, धात्विक प्रोटीन करती है। और जो धात्विक प्रोटीन है वो कौन सी होती है, कॉपर होती है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में दी परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम किससे संबंधित है, ये ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन सी ऊर्जा दक्षता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि गर्मी के दिनों में आप अपनी कार को एक खुले हुए पार्किंग क्षेत्र में रखते हैं। कुछ घंटों के बाद आप देखते हैं कि कार के अंदर गर्मी भर गई है, और यह परिघटना किस नाम से जानी जाती है, ए ओजोन अवक्षय, बी पोदघर प्रभाव, सी सौर प्रभाव, डी अंतरिक्ष किरण अपघटे तो आघटन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखिए, आप सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोला गया है। तो देखो आपको इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि देखिए ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये पौधागर इफेक्ट ही है। तो देखिए जो आपका ये आपकी पृथ्वी है, और ये आपका वायुमंडल का निचला भाग है, ये आपका वायुमंडल का निचला भाग है। और यहाँ से जैसे ही सूरज की किरणें आई हैं, यहाँ से आपकी सूरज की किरणें आती हैं, ये आपकी सूरज की किरणें आई, तो इनमें से कुछ किरणें तो क्या हो जाता है, पराबैंगनी किरणों के कारण वापस चली जाती है। ओजोन परत इन्हें क्या कर देती है, विच्छेदित कर देती है कुछ किरणों को, लेकिन कुछ किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी तक आ जाती है। ये अवरत किरणें होती है एक प्रकार से। ये अवरत किरणें आपकी धरती पर आती हैं, और धरती पर आने के बाद ये आपके धरती की सतह को गर्म करती हैं, और गर्म करने के बाद ये पुनः इनसे ऊष्मा लेने के बाद, गर्म होने के बाद ये पुनः क्या होती है, यहाँ से दोबारा से वापस जाती हैं, है ना। ये टकरा के वापस जा रही है। और देखिए ये आपका वायुमंडल का जो निचला पार्ट है, निचला भाग है, इसके बीच में बहुत सारी गैसेस होती है, बादल होते हैं। और ये जैसे ही आपके वायुमंडल के निचले पार्ट से इससे टकराएगा, तो टकराने के बाद ये पुनः कहाँ आ जाएगा, पुनः आपकी पृथ्वी की सतह की तरफ आ जाएगा। यानी टकरा के बाहर नहीं जाएगा, टकरा के पुनः ये इसी भाग में आ जाएगा, और ये क्रिया चलती रहती है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी इफेक्ट को आप कहते हैं द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि पौधाघर प्रभाव। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि बहुत देर से अगर आपकी पृथ्वी की सतह पर कोई सूरज की किरणें आ रही हैं, और सूरज की किरणों के कारण आपकी धरती गर्म हो रही है, उसी इफेक्ट को आप क्या कह देंगे, पौधघर प्रभाव। तो इसका आंसर क्या होगा, बी पौधघर प्रभाव। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27।
27 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नस्ल दूध का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करती है। तो इसका आंसर ए है ब्राउन स्विज, बी ऑप्शन हॉलस्टीन, सी ऑप्शन डच पट्टित और डी ऑप्शन ब्लारकॉप। तो इसका आंसर है बी हॉस्टिल जो गाय है ना, है ना, हॉलस्टीन जो गाय है, हॉलस्टीन गाय आपकी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। और ये जो डायग्राम है ये आपकी हॉलस्टीन गाय का है, इस प्रकार से दिखने में होती है। ये सबसे ज़्यादा आपके दूध का उत्पादन करती है, दूध देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि पानी एक श्रेष्ठ शीतलक है और कार, बसों और ट्रक आदि के इंजनों को गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसलिए। तो देखिए, आप जब भी व्हीकल चलाते हैं, बहुत टाइम तक गाड़ियाँ चला रहे हैं और उसके बाद आपका इंजन गर्म हो जाता है, तो इंजन गर्म होने के बाद आप प्रशीतक के रूप में, एक शीतलक के रूप में उस इंजन में पानी डालते हैं। तो पानी क्यों डालते हैं और कोई लिक्विड क्यों नहीं डालते हैं, किसी और चीज़ का उपयोग क्यों नहीं करते हैं नॉर्मली? तो नॉर्मली हम पानी का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो काफ़ी उच्च होती है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे यूज़ में लेते हैं पानी को, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो आंसर क्या है इसका, ए, ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर 29 में देखते हैं कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? उनके पंख मजबूत होते हैं। ऑप्शन बी, उनकी आंखें बहुत तेज होती है। ऑप्शन सी, वे पराश्रव्य तरंगें उत्पादित करती है। ऑप्शन डी, वे रात्रिचर होते हैं। तो वे क्या करती है, वे रात को पराश्रव्य तरंगें उत्पादित करते हैं, जिसके कारण वो सिग्नल्स छोड़ते हैं, जिसके कारण आगे की चीज़ों को देख पाते हैं। तो इसका आंसर है 29 का सी, वे पराश्रव्य तरंगें उत्पादित करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रचालन पद्धति के मूल प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? ए, कार्य नियंत्रण, बी, कार्य अनुसूचन जिसे जॉब शेड्यूलिंग कहते हैं, सी, स्मृति प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, डी, डाटा मैनेजमेंट यानी डाटा प्रबंधन। तो इसका आंसर है डी, डाटा प्रबंधन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्करा का प्रमुख स्रोत है? तो जो गन्ना है वो शर्करा का मुख्य स्रोत है। और गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? गन्ने में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। गन्ने में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। ये जो सुक्रोज शर्करा है, दो शर्कराओं से मिलकर बनता है। एक तो आपके ग्लूकोज शर्करा और दूसरा है आपका फ्रैक्टोज शर्करा। दूसरा है फ्रैक्टोज शर्करा। तो फ्रैक्टोज शर्करा है वो फलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। और उसके अलावा शहद में भी यही शर्करा पाई जाती है। तो शहद में फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो इसका आंसर है सी, गन्ना। गन्ने में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, जो कि शर्करा का प्रमुख भाग है इनमें से 4 ऑप्शन में से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, और भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी, कानपुर। इसका आंसर है सी, कानपुर में स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये अब तक के आपके एनटीपीसी में आए क्वेश्चन के हिसाब से बनाए गए कुछ क्वेश्चंस एंड उसके एक्सप्लेनेशंस थे। आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी कीजिए और अपनी एडवाइस भी दीजिए और बताइए कि इस वीडियोज़ में हमें अभी और कितना सुधार करने की आवश्यकता है, क्या क्या कंटेंट हम लोग डालें, आने वाली वीडियो में आपके महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आप बताइए, कमेंट्स कीजिए और बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें बताएं कि भाई हमें क्या क्या और आगे चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।